कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एल अपने खेत में काम कर रहा है। वो अपनी फसलें देख रहा है और सोच रहा है कि आखिरकार हार्वेस्ट का टाइम आ गया है। वो मिट्टी पलटने का काम कर रहा है और अचानक उसके सामने एक मैसेज आता है, सॉइल टर्निंग कंप्लीटेड, लेवल 10। एल बहुत खुश हो जाता है। वो अपने सारे फार्मिंग स्किल्स को लेवल 10 तक पहुंचा चुका है। तभी उसके दोस्त टेस्टा वहां आ जाते हैं। टेस्टा एक फिशरमैन है। एल उसे बताता है कि उसने सारे फार्मिंग स्किल्स को मैक्स लेवल कर लिया है। टेस्टा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि एल ने हाल ही में फिशिंग स्किल्स भी लेवल 10 कर ली है, जबकि टेस्टा खुद फिशरमैन है लेकिन उसका लेवल एल से कम है। टेस्टा थोड़ा जलता भी है लेकिन मजाक में कहता है कि एल सच में टॉप नॉच फार्मर है। एल बताता है कि ये सब उसके ग्रोथ बूस्ट ब्लेसिंग की वजह से हो पाया है। टेस्टा कहता है कि उसे तो एल की इस ब्लेसिंग पर बहुत जलन हो रही है। फिर एल सोचता है कि अब सारे फार्मिंग स्किल्स को इंटीग्रेट कर दिया जाए। जैसे ही वो इंटीग्रेट करता है उसके सामने एक नया मैसेज आता है। वो नेचर लवर में इवॉल्व हो सकता है और दुनिया का फेवर पा सकता है। टेस्टा पूछता है कि ये सब क्या मतलब है। एल अपना अटैक पावर चेक करता है और देखकर चौंक जाता है। उसका अटैक पावर अब 73,612 पॉइंट्स हो गया है। टेस्टा तो और भी हैरान है। वो कहता है कि ये तो बहुत एक्स्ट्रा है। एल भी मानता है कि ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया है, लेकिन वो कहता है कि अभी ये सब बाद में देखेंगे। पहले उसे अपनी सब्जियां रॉयल कैपिटल के मार्केट में डिलीवर करनी है। एल अपनी गाड़ी लेकर रॉयल कैपिटल मेजिस की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में आसमान में बादल छाए हुए हैं और थंडर की आवाज आ रही है। एल सोचता है कि शायद बारिश होने वाली है, लेकिन वो अपनी डिलीवरी पर फोकस रखता है। जैसे ही वो जंगल के पास से गुजर रहा होता है, अचानक एक बहुत बड़ा एस रैंक फॉरेस्ट ड्रैगन सामने आ जाता है। कुछ सैनिक उस ड्रैगन से लड़ रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह हार रहे हैं। सैनिक चिल्लाते हैं कि हम इसकी बराबरी नहीं कर सकते। एल देखता है कि सैनिकों की हालत खराब है। एल सोचता है कि बस एक सेकंड के लिए डिस्ट्रैक्ट कर देता हूँ, और फिर वो अपना हाई स्पीड से एक गाजर फेंकता है और पूरा फॉरेस्ट ड्रैगन फट जाता है। सैनिक हैरान होकर पूछते हैं, ये क्या था? एल चुपचाप अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ जाता है। रॉयल कैपिटल पहुंचकर एल गेट पर अपना पास दिखाता है। गार्ड उसे अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं। एल अंदर जाता है और अपनी सब्जियां डिलीवर करने लगता है। मार्केट में लोग उसकी सब्जियों की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि अगली बार भी इसी से लेंगे। जब एल वापस लौटने वाला होता है, तभी रास्ते में एक लड़की को पकड़ के ले जा रहा था। एल देखता है और तुरंत आगे बढ़ जाता है। वो बदमाशों को आसानी से हरा देता है। लड़की बच जाती है और एल को धन्यवाद कहती है। एल कहता है कि कोई बात नहीं और आगे बढ़ जाता है। लड़की पीछे से चिल्लाती है कि कम से कम अपना नाम तो बता दो। एल मुड़कर कहता है कोई बात नहीं ना, और चला जाता है। अब एल कैपिटल से बाहर निकलने वाला होता है, तभी वही लड़की फिर से आ जाती है। वो कहती है कि वो मेजिस का फर्स्ट प्रिंसेस फालिस मेजिस है। एल हैरान हो जाता है। प्रिंसेस कहती है कि वो एल से एक फेवर मांगना चाहती है। वो पूछती है कि क्या एल रॉयल फैमिली की सेवा करना चाहेगा। एल कहता है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और एक साधारण किसान के बस की बात नहीं है। वो पोलाइटली डिक्लाइन कर देता है। प्रिंसेस कहती है कि रॉयल पैलेस में काम करने पर अच्छी सैलरी मिलती है। एल कहता है कि उसे पैसे की परवाह नहीं है, वो सिर्फ अपने खेतों में काम करना चाहता है। प्रिंसेस बताती है कि रॉयल कैपिटल के पास एक बहुत बड़ा खेत है। अगर एल रॉयल पैलेस में आए तो उसे 33,000 स्क्वायर मीटर का खेत गिफ्ट कर दिया जाएगा। एल थोड़ा सोचता है लेकिन फिर भी मना कर देता है। प्रिंसेस बताती है कि जिस आदमी को एल ने अभी आसानी से हरा दिया, उसका स्टेटस 500 पॉइंट्स था। एल पूछता है कि नॉर्मल लोगों का एवरेज स्टेटस कितना होता है। प्रिंसेस कहती है कि आम आदमी का 50 पॉइंट्स, एडवेंचरर का 130, नाइट या कैप्टन का 600 और लेजेंडरी हीरो का 1000 पॉइंट्स। प्रिंसेस एल से अपना स्टेटस दिखाने को कहती है। एल मन में सोचता है कि बिल्कुल नहीं दिखा सकता। तभी प्रिंसेस को एक मैसेज आता है कि फॉरेस्ट ड्रैगन को किसी ने बहुत पावरफुल वेपन से उड़ा दिया है। प्रिंसेस एल को देखकर शक करती है, लेकिन एल किसी तरह वहाँ से निकल जाता है और सोचता है कि रॉयल पैलेस में काम करना बिल्कुल भी नहीं करना। घर वापस आकर वो सोचता है कि कल खेत में पानी देना है। तभी टेस्टा आकर दरवाजा पीटता है और चिल्लाता है कि एल घर पर है क्या। एल दरवाजा खोलता है। टेस्टा बताता है कि गांव के पास बहुत सारे मॉन्स्टर्स गुजर रहे हैं, सबको भागना चाहिए। एल कहता है कि वो कल की फसल काटने वाला था। टेस्टा कहता
कहता है कि अभी फसल की चिंता करने का टाइम नहीं है, गांव वाले एक केव में छिपने जा रहे हैं। एल कहता है कि तुम लोग पहले चले जाओ, मैं बाद में आऊंगा। टेस्टा चला जाता है। एल खेत में खड़ा है और मॉन्स्टर्स को देख रहा है। वो सोच रहा है कि ये सब रॉयल कैपिटल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एल खुद को याद दिलाता है कि वो सिर्फ एक किसान है। ये लड़ाई नाइट्स और एडवेंचरर्स की है, उसका इसमें क्या काम। वो घर लौट आता है और सोचता है कि कल सुबह फसल काटनी है। इधर रॉयल पैलेस में किंग और प्रिंसेस को ऑफिसर सेसिल समझा रहा है कि तुरंत कैसल छोड़ना होगा। किंग कहता है कि वो अपने लोगों को छोड़कर नहीं भाग सकता। प्रिंसेस अपने पिता को समझाती है कि अगर वो बच गए तो बाद में वापस आकर लोगों की मदद कर सकते हैं। सेसिल भी कहता है कि किंग की जिंदगी बहुत कीमती है। किंग आखिरकार मान जाता है। प्रिंसेस और सेसिल किंग को सुरक्षित जगह ले जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन जैसे ही वो निकलते हैं सेसिल अचानक रास्ता बदल देता है। सब हैरान हो जाते हैं। सेसिल कहता है कि ये सही रास्ता है, लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि ये तो डेड एंड है। सेसिल फिर भी आगे बढ़ता है और कहता है कि यही डेस्टिनेशन है। सबको कुछ समझ नहीं आता। सेसिल अब अपना असली रूप दिखाता है। वो कहता है कि कोई सेसिल नाम का आदमी शुरू से ही नहीं था। उसका असली नाम रोमियो वैन डेड है, डीमन किंग की पहली आर्मी का कमांडर। प्रिंसेस और किंग हैरान रह जाते हैं। रोमियो कहता है कि वो पीस नेगोशिएशन इसलिए लाया था ताकि सब गार्ड डाउन कर दें। अब वो बिना लड़ाई के ही रॉयल कैपिटल पर कब्जा कर लेगा। वो कहता है कि देश को तोड़ने की बजाय उसे इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा है। रोमियो अब अटैक करने वाला होता है। प्रिंसेस के पिता आगे आकर लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोमियो बहुत पावरफुल है। प्रिंसेस भी मदद करती है, लेकिन रोमियो आसानी से उन्हें दबा देता है। रोमियो कहता है कि अगर उसे पता होता कि तुम लोग इतने कमजोर हो तो वो अकेला ही आ जाता। रोमियो अपना आखिरी अटैक तैयार करता है। अचानक जमीन फट जाती है और बहुत तेज अटैक प्रिंसेस और किंग की तरफ आता है। तभी एक आवाज आती है, हाय। रोमी और प्रिंसेस हैरान होकर देखते हैं तो वाह, एल खड़ा होता है। प्रिंसेस कहती है, एल तुम? फिर वो कहता है, मैं एक साधारण किसान हूँ। रोमी हैरान है। वो पूछता है कि एक किसान उसके अटैक को कैसे डोड कर सकता है। एल बताने लगता है कि वो जो अटैक किया वो डीप प्लॉइंग था। ये तकनीक सतह की मिट्टी को गहरी मिट्टी से बदलने की होती है। अगर बार बार वही मिट्टी यूज की जाए तो पौधों में न्यूट्रिशन कम हो जाता है और वो बीमार पड़ जाते हैं। एल आगे बताता है कि गहरी जड़ों वाली सब्जियों के लिए इतनी गहरी जोताई करनी पड़ती है, आमतौर पर 30 सेंटीमीटर तक। रोमियो गुस्से में चिल्लाता है, मैंने तुमसे इसके बारे में नहीं पूछा। रोमी फिर से अटैक करता है, लेकिन एल आसानी से बच जाता है। रोमी अब और ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वो कहता है कि एल ही वो शख्स है जिसने उसकी सारी प्लान्स खराब कर दी थी, फॉरेस्ट ड्रैगन वाला और प्रिंसेस का किडनैपिंग वाला। रोमियो कहता है कि वो एल से मिलकर बहुत खुश है। रोमियो कहता है कि अभी तक वो सिर्फ खेल रहा था, अब वो पूरा पावर यूज करेगा। रोमियो का स्टेटस सामने आता है। उसका लेवल 78 होता है। प्रिंसेस चिल्लाती है कि एल इसका स्टेटस बहुत ज्यादा पागल है, भाग जाओ। लेकिन एल भागता नहीं। रोमियो चिल्लाता है, अब देर हो चुकी है, तुमने मुझे अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल करने पर मजबूर किया, अब नरक में जाकर अपने किए पर पछताओ। रोमियो अपना पूरा पावर वाला अटैक मारता है, लेकिन एल को कुछ नहीं होता। वो पूरी तरह ठीक है। प्रिंसेस और किंग दोनों हैरान हो जाते हैं। प्रिंसेस कहती है, एल तुमने हमें बचा लिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। एल कहता है कि उसने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी सब्जियां डैमेज हो या उसका मार्केट बंद हो जाए। किंग एल को धन्यवाद देते हैं। वो कहते हैं कि रोमियो के मरने के बाद सारे मॉन्स्टर्स भी पीछे हट गए हैं। अब देश, लोग और रिटेनर्स सब सुरक्षित हैं। एल कहता है कि कोई बात नहीं। किंग एल को एक सजेशन देते हैं। वो कहते हैं कि क्या एल देश की सेवा करना चाहेगा। एल तुरंत मना कर देता है और कहता है कि वो सिर्फ किसान है। किंग कहते हैं कि एल अकेला 100 लोगों के बराबर है। वो ऑनररी कमांडर या कोई भी टाइटल दे सकते हैं। प्रिंसेस अपने पिता से कहती है कि एल को पोजीशन या ऑनर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एल भी कहता है कि हाँ, वो लाइफ टाइम फार्मर बनकर रहना चाहता है। किंग कहते हैं कि इस बार की मदद के बदले में वो एल को 33,000 स्क्वायर मीटर का खेत गिफ्ट करना चाहते हैं। एल हैरान होकर पूछता है, अच्छा सच में? किंग कहते हैं हाँ, लेकिन इसके बदले में एल को गिल्ड में रजिस्टर करवाना होगा। एल पूछता है कि गिल्ड क्या है। किंग बताते हैं कि अभी भी रॉयल कैपिटल और आसपास के इलाकों में
मॉन्स्टर्स का खतरा है। वो चाहते हैं कि एल कभी कभी मदद कर दे। एल सोचता है और कहता है कि क्योंकि उन्होंने उसे खेत दिया है तो वो भी थोड़ी मदद कर सकता है। दोनों तरफ से डील फाइनल हो जाती है। अब एल वापस अपने गांव की तरफ लौट रहा है। वो सोच रहा है कि आज का दिन बहुत लंबा था। घर पहुंचकर वो खेत में पानी देने की सोचता है। अगले दिन हम एल को बाजार की चहल पहल के बीच खड़ा देखते हैं। वहाँ चारों तरफ ताजी सब्जियों और लजीज खाने की चीजों की जैसे बाढ़ आई हुई है। एल वहाँ की रौनक देखकर अपनी खुशी नहीं रोक पाता और एक्साइटेड होकर कहता है कि वाकई यहाँ तो जरूरत की हर चीज मौजूद है। उसकी इस दीवानगी को देखकर राजकुमारी फेलिया हंसने लगती है और उससे पूछती है कि क्या उसे सिर्फ खाने पीने की चीजों में ही दिलचस्पी है। एल बड़ी सादगी से जवाब देता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक किसान है। फेलिया उसे फिर से चिढ़ाती है कि तुम हर बात में खुद को किसान ही क्यों कहते रहते हो, जिस पर एल थोड़ा हिचकिचाता है। तभी फेलिया उसे टोकती है और एल दोबारा बाजार की तरफ ध्यान देते हुए ग्रीन पेपर्स और मीट के 2 स्क्यूअर्स ऑर्डर करता है, जो इस दुनिया की एक खास डिश है। खाते खाते एल राजकुमारी से पूछता है कि क्या एक राजकुमारी होने के नाते उनका इस तरह बाहर आम लोगों के बीच घूमना ठीक है? क्या महल में इस बात को लेकर कोई हंगामा खड़ा नहीं हो जाएगा? एल को अपनी सुरक्षा की चिंता करते देख फेलिया मुस्कुराते हुए उसे तसल्ली देती है कि महल में उसकी जगह उसकी नौकरानी इरबी ने ले ली है, इसलिए फिलहाल सब कुछ कंट्रोल में है। वो आगे कहती है कि एक राजकुमारी के तौर पर अपने राज्य के लोगों की जिंदगी को करीब से समझना भी उसका कर्तव्य है। एल को लगता है कि वो सिर्फ यहाँ वहाँ घूम रही है, लेकिन फेलिया उसकी बात काटते हुए कहती है कि उसकी नजर में एल भी तो सिर्फ यहाँ मटर गश्ती ही कर रहा है। वो साफ करती है कि आम लोग क्या खाते हैं और कैसे रहते हैं ये जानना उसके फर्ज का हिस्सा है। फिर वो अगले स्टॉल की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि अब वो वहाँ का खाना ट्राई करना चाहती है और एल मुस्कुराते हुए उसकी बात मान लेता है। अब ये दोनों एडवेंचरर्स गिल्ड की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ काफी भीड़ है। फेलिया बताती है कि ये शहर के कई गिल्ड्स में से एक है। एल तुरंत अपनी बात साफ कर देता है कि वो एडवेंचरर नहीं बनना चाहता, वो बस एक किसान ही रहना चाहता है। फेलिया उसकी बात पर हंसती है और कहती है कि वो समझ गई कि उसे सिर्फ किसानी ही पसंद है। एल उसे धन्यवाद कहता है क्योंकि उसे खुशी है कि कोई तो उसकी भावनाओं को समझ रहा है, लेकिन फेलिया उसे याद दिलाती है कि राजकुमारी ने उसे उपजाऊ जमीन दी है, इसलिए उस एहसान को चुकाने के लिए उसे गिल्ड के कामों में मदद तो करनी ही होगी। इसके साथ ही वो एक जरूरी शर्त भी रखती हैं कि उनकी असली पहचान किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। वो एल से कहती हैं कि आज से वो उन्हें सिर्फ फेलिया कहकर ही पुकारे। एल को ये सब थोड़ा रिस्की लगता है और वो चिंता जताते हुए कहता है कि आप जिस तरह खुलेआम घूम रही हैं, कोई न कोई आपको पहचान ही लेगा। लेकिन फेलिया बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने हेयरपिन की ओर इशारा करती है और बताती है कि इसमें डिसेप्शन मैजिक यानी धोखे का जादू है, जो उनकी पहचान को पूरी तरह छुपाए रखेगा। एल यकीन नहीं कर पाता और पूछता है कि क्या सच में ये काम करेगा? फेलिया मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। अब ये दोनों एडवेंचरर्स गिल्ड के मुख्य दरवाजे से अंदर कदम रखते हैं। जैसे ही वे रिसेप्शन पर पहुंचते हैं, वहाँ का रिसेप्शनिस्ट एल को गौर से देखता है और चौंकते हुए कहता है, ओ तो तुम वही मशहूर इंसान हो जिसके बारे में सब बातें कर रहे हैं। एल हक्का बक्का रह जाता है और घबराकर पूछता है कि आखिर उसके बारे में गिल्ड में क्या अफवाहें चल रही हैं। रिसेप्शनिस्ट उसकी बात का सीधा जवाब न देकर बस मुस्कुराता है और हेलन को आवाज लगाता है, जो नए सदस्यों का रजिस्ट्रेशन संभालती है। हेलन वहां पहुंचती है और एल का गिल्ड में स्वागत करती है। एल अपना परिचय देने के लिए जैसे ही मुंह खोलता है, तभी उसके पेट से जोर से गुड़गुड़ाहट की आवाज आती है। हेलन की भूख को भांपते हुए हेलन मुस्कुराती है और पूछती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है? एल के पेट से दोबारा वही आवाज आती है, जिसे देख हेलन उसे खाने की जगह ले जाती है। पेट भरकर खाना खाने के बाद एल राहत की सांस लेता है और हेलन को शुक्रिया कहते हुए बताता है कि खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट था। हेलन खुश होकर कहती है कि उसे खुशी है कि एल को खाना पसंद आया। बातों बातों में वो बताती है कि वो लॉरेंज पाई बनाने में माहिर है, जो इस दुनिया का एक खास फल है। एक सच्चा किसान होने के नाते एल तुरंत कहता
है कि अगली बार वो खुद लॉरेंज उगाने की कोशिश करेगा। इसके बाद हेलन एल का रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखती है और थोड़ी हैरान होकर पूछती है कि एल वेन कुन, फॉर्म के हिसाब से तुम्हारा पेशा एक किसान है, तो फिर तुम एडवेंचरर क्यों बनना चाहते हो? एल थोड़ा रुक कर सच्चाई बताता है कि किसी ने उसे खेती के लिए जमीन दी है, लेकिन शर्त ये है कि उसे मॉन्स्टर्स को मारने में गिल्ड की मदद करनी होगी। वो साफ कर देता है कि उसका मुख्य काम हमेशा किसानी ही रहेगा और एडवेंचरर का काम वो सिर्फ साइड में करेगा। हेलन उसकी बात सुनकर कहती है कि इसका मतलब है कि तुम लड़ने में काफी माहिर होगे, लेकिन एल तुरंत इस बात को नकार देता है और बड़ी सादगी से कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तभी गिल्ड में कुछ और अनुभवी एडवेंचरर्स दाखिल होते हैं और उनमें से एक एल को देखकर हैरानी से कहता है, ओ तो तुम भी यहाँ आ गए, क्या तुम वही हो जिसने उस एस रैंक फॉरेस्ट ड्रैगन को सिर्फ एक ही झटके में ढेर कर दिया था? ये सुनकर एल बुरी तरह चौंक जाता है और पूछता है, क्या वो एस रैंक का था? गिल्ड में मौजूद बाकी लोग भी ये सुनकर दंग रह जाते हैं और एल को गौर से देखने लगते हैं। एल तुरंत सफाई देते हुए कहता है कि वो कोई बड़ा योद्धा नहीं बल्कि सिर्फ एक मामूली किसान है और उसने तो बस अपनी जान बचाने के लिए उस पर एक गाजर फेंक कर मारी थी। लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि एक किसान के हिसाब से तुम वाकई बहुत जबरदस्त हो। वहाँ एल की मुलाकात जेक, लामिया और ल्यूक से होती है। ल्यूक बड़े जोश के साथ आगे बढ़ता है और कहता है कि हमें तुम जैसे ही बहादुर एडवेंचरर की तलाश थी। वो एल को देश के लिए राक्षसों से लड़ने का न्योता देता है, लेकिन एल उसे दो टूक जवाब देता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक किसान बनकर ही बिताना चाहता है। ल्यूक उसकी बात को अनसुना कर देता है और कहता है कि चलो साथ मिलकर शिकार करेंगे। एल मन ही मन सोचता है कि ये लोग शायद उसकी बात सुन ही नहीं रहे हैं। गिल्ड के लोग एल की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए ड्रिंक्स पार्टी प्लान करते हैं, जिससे एल को एहसास होने लगता है कि वो अपनी शांत फार्म लाइफ से धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। इसके बाद हेलन एल को एडवेंचरर्स की रैंकिंग के बारे में समझाती है। वो बताती है कि एल ने अभी जी रैंक से शुरुआत की है, इसलिए वो अभी मुश्किल मिशन नहीं ले सकता। रैंकिंग जी से शुरू होकर एस रैंक तक जाती है, जबकि एस रैंक सिर्फ महान हीरोज के लिए होती है। हेलन एल को उसका पहला काम सौंपती है, ग्रिम फॉरेस्ट से 10 मेल्क्स इकट्ठा करना। वो बताती है कि मेल्क्स का इस्तेमाल हीलिंग पोशन बनाने में होता है और ये एडवेंचरर्स के लिए बहुत जरूरी है। हेलन उसे जंगल के खतरों और सावधानियों की एक लिस्ट भी थमा देती है। हेलन देखती है कि एलन के पास कोई ढंग के उपकरण या सुरक्षा के लिए कपड़े नहीं है, इसलिए वो उसे एक जादू से बनी पुरानी रोब तोहफे में देती है जो उसकी रक्षा कर सके। एल को हेलन का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन हेलन बात को टाल देती है और मुस्कुराते हुए उसे उसके पहले मिशन के लिए शुभकामनाएं देती है। एल एक बार फिर भारी मन से सोचता है कि उसकी किसानी वाली जिंदगी अब पीछे छूटती जा रही है। हेलन अपना परिचय देते हुए बताती है कि उसका नाम हेलन लिन है, जिस पर एल उसे धन्यवाद देता है। गिल्ड से बाहर निकलने के बाद एल देखता है कि राजकुमारी का भेष वाकई काम कर गया और किसी ने उन्हें नहीं पहचाना। फेलिया कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि सब ठीक रहेगा। अब एल को अपने मिशन पर निकलना था, इसलिए वो फेलिया से कहता है कि वो एक राजकुमारी को राक्षसों से भरे ग्रिम फॉरेस्ट में नहीं ले जा सकता, इसलिए उन्हें यहीं अलग होना होगा। फेलिया मान जाती है, लेकिन जाते जाते कहती है कि हम कल फिर मिलेंगे, जिसे सुनकर एल सोच में पड़ जाता है कि क्या वो कल फिर आने वाली है। एल अब ग्रिम फॉरेस्ट पहुंच चुका है और अपना क्वेस्ट पूरा करने के लिए मेल्क्स इकट्ठा कर रहा है। उसे 9 मेल्क्स मिल चुके हैं और बस एक आखिरी पौधे की तलाश है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक अजीब सी चीज पर पड़ती है जो किसी जीव की पपड़ी यानी स्केल जैसी लग रही है। एल के जानकारी के मुताबिक इस इलाके में ऐसा कोई जीव नहीं होना चाहिए जिसके शरीर पर स्केल्स हों। वो अपना क्वेस्ट पेपर चेक करता है जहाँ सिर्फ पिक्सीज, ग्रिफिन्स और ऑर्क्स का जिक्र है। उसी वक्त झाड़ियों से एक भयानक बदबू आती है और एक फीमेल ऑर्क एल को पकड़ लेता है। तभी सही मौके पर जेक वहाँ पहुँच जाता है और उस ऑर्क को ढेर कर देता है। लामिया भी वहाँ आ जाती है और एल का मजाक उड़ाती है कि पहले ही दिन एक फीमेल ऑर्क ने तुम पर हमला कर दिया। एल जेक को वो स्केल दिखाता है और उसके बारे में पूछता है। जेक बताता है कि ये हाल ही में जंगल में पाए जा रहे एक रहस्यमयी मॉन्स्टर का है, जिसे कुछ लोग ब्लैक ड्रैगन का स्केल मान रहे हैं। अंधेरा होने लगता है और जेक एल को वापस चलने को कहता है। तभी अचानक उन्हें एक बहुत ही ताकतवर और डरावनी ऊर्जा महसूस होती है। आसमान में एक विशाल ब्लैक ड्रैगन उड़ता हुआ जा रहा है। एल अपनी
जादुई शक्ति से उसका स्टेटस चेक करता है और जो वो देखता है उस पर उसे यकीन नहीं होता। वो इतना भयानक है कि एल की आंखें खुली की खुली रह जाती है। लेकिन तभी अचानक सब कुछ धुंधला हो जाता है और हेलन की आंख खुलती है तो वो अपने बिस्तर पर है और उसे लगता है कि ये शायद कोई बुरा सपना था। अगले दिन हेलन काम पर आती है। वोंग सान उसे देखते ही कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। हेलन बताती है कि उसकी याददाश्त फिर से चली गई है और उसे याद नहीं कि कल घर जाने के बाद क्या हुआ। वोंग सान उसे डॉक्टर के पास जाने की सलाह देते हैं। तभी एल कहता है कि उसे एक बहुत जरूरी रिपोर्ट देनी है। वो हेलन और गिल्ड मास्टर को बताता है कि उसने ग्रिम फॉरेस्ट में वाकई एक ब्लैक ड्रैगन देखा है। एल गिल्ड मास्टर को ड्रैगन की सच्चाई बताते हुए कहता है कि उसने अपनी आंखों से उसका स्टेटस देखा और उसकी अटैक पावर 2,30,000 है। ये सुनकर गिल्ड मास्टर बताते हैं कि ये कोई साधारण ड्रैगन नहीं बल्कि ओरोबोरोस है, जिसे ईविल ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। एल ग्रिम फॉरेस्ट को तुरंत सील करने को कहता है क्योंकि उस ड्रैगन के करीब होने मात्र से वो बेहोश होने वाला था। उसी पल हेलन बेहोश होकर गिर पड़ती है। एल हेलन का हाल पूछता है, जहां उसकी मुलाकात हेलन की फॉस्टर मदर वोंग लिन से होती है। वोंग लिन बताती हैं कि हेलन को बचपन की कोई याद नहीं है। 15 साल पहले वो स्नस नदी के किनारे मिली थी और उसके पास सिर्फ वही जादुई रोब था जो अभी एल ने पहना है। एल को बड़ा झटका लगता है और उसे शक होने लगता है कि हेलन का उस विनाशकारी ड्रैगन ओरोबोरोस से कोई पुराना नाता है। गिल्ड मास्टर एल को समझाते हैं कि उसे इस मामले को एस रैंक के एडवेंचरर्स और सैनिकों पर छोड़ देना चाहिए। एल कहता है कि वो जंगल नहीं जाएगा बल्कि लाइब्रेरी जाकर इस बारे में जानकारी जुटाएगा। गिल्ड से बाहर निकलते ही एल को एक डाकिया मिलता है जो उसे उसकी माँ का एक खत थमाता है। एल ये देखकर सोचता है कि उसकी माँ को ये कैसे पता चला कि मैं राजधानी आ चुका है, जबकि उसने किसी को कुछ बताया ही नहीं था। लाइब्रेरी पहुंचकर एल काफी देर तक खोजबीन करता है लेकिन उसे कोई ठोस सुराग नहीं मिलता। तभी उसे वोंग सान की बात याद आती है कि हेलन 15 साल पहले मिली थी। वो तुरंत लाइब्रेरी स्टाफ से उस समय की डैमेज रिपोर्ट मांगता है लेकिन स्टाफ उसे मना कर देता है क्योंकि वो सिर्फ ऊंचे रैंक वाले लोगों के लिए है। एल उनसे काफी विनती करता है लेकिन स्टाफ उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर वहाँ राजकुमारी फाल पहुँच जाती हैं। उनके अनुमति से एल को उन गुप्त रिपोर्ट्स तक पहुँच मिल जाती है। एल और राजकुमारी मिलकर 15 साल पुरानी फाइलों को खंगालते हैं। एल बताता है कि उसे स्नस नदी के पास स्थित होनोरू गांव के बारे में जानना है। राजकुमारी रिपोर्ट खोलती हैं और उन्हें पता चलता है कि 15 साल पहले वो गांव पूरी तरह तबाह हो गया था। एक व्यापारी ने वहां ड्रैगन के स्केल्स मिलने की पुष्टि की थी। एल फैसला करता है कि वो अगले दिन खुद होनोरू गांव जाकर सुराग तलाशेगा। राजकुमारी भी उसके साथ जाने की जिद करती हैं। अगले दिन जब वे दोनों होनोरू गांव के खंडहरों में पहुंचते हैं तो वहां सब कुछ आज भी वैसा ही है जैसा 15 साल पहले तबाही के वक्त था। तभी अचानक एल को किसी की आवाज सुनाई देती है लेकिन राजकुमारी को कुछ सुनाई नहीं देता। राजकुमारी एल से पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे हो। एल कहता है कि वो सामने खड़े उस बच्चे से बात कर रहा है लेकिन राजकुमारी को वहाँ कोई नहीं दिखता। एल उस बच्चे से पूछता है कि क्या तुम एक भूत हो। वो बच्चा जवाब देता है, हाँ मेरा नाम ले है और मैं यहाँ सालों से किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा था जो मेरी आवाज सुन सके।